नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल डिकोड यूपीएससी सीएससी में। आज है 6 अगस्त ट्यूसडे। आइए देखते हैं आज की कुछ खास न्यूज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है। आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी न्यूज़ कल से ही आ रही है, वो ये कि शेख हसीना जी को रिज़ाइन देना पड़ा और उनको बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, इतनी ज़्यादा सिचुएशन वहाँ पे वर्स हो गई कि मिलिट्री ने सिर्फ उनको 45 मिनट का टाइम दिया कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट का टाइम है, आप उस 45 मिनट में जो भी करना हो करिए और उसके बाद यहाँ से चाहिए रिज़ाइन देके। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो लास्ट मिनट में स्पीच अपनी रिकॉर्ड पर कर पाएँ और वो दे पाएँ वहाँ पे। ठीक है, तो इसके पीछे की पूरी जानकारी और इसके पीछे कौन कौन हो सकता है या क्या क्या चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी जो है एक्चुअली में, हम वो आपको आज बताने जा रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक पता चला कि 4th टर्म शुरू हुआ शेख हसीना जी का जनवरी में। करीब 10,000 लोगों को, अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को, बेसिकली अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को उन्होंने जेल में डाल दिया। ठीक है, एंड इस बार का जो इलेक्शन उन्होंने कराया वो जो है एकदम मतलब बिना किसी अपोजिशन, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी उन सब ने जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने इलेक्शन में मतलब कंटेस्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर इलेक्शन में जो है वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो कंटेस्ट नहीं करेगी, तो वो इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं माना जाएगा। और बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। कैसे गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसके पीछे देखिए, जो शुरुआत से अगर मैं कहानी आपको बताऊं तो शुरुआत से ही इसमें जो सबसे बड़ा रोल वो प्ले कर रहा है वो है यूएस प्ले कर रहा है। ठीक है, यूएस इस मतलब कि जो ये स्टोरी, जो ये सब चीज़ें आ रही हैं, उन सब के पीछे सबसे पहले यूएस से ही हाथ शुरू हुआ है। यूएस को पसंद नहीं आ रहा था कि बांग्लादेश और चाइना का रिलेशन जो इम्प्रूव हो रहा था और बांग्लादेश और इंडिया का जो टाई और डीपन हो रहा था, ये यूएसए को मंजूर नहीं था। ठीक है, यूएसए क्या चाहता था? यूएसए चाहता था कि वो बांग्लादेश को एज अ नेशन यूज़ करे इंडिया पे भी वॉच रखने के लिए और चाइना पे भी वॉच रखने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश का जो पोजीशन है इंडियन ओशन रीजन में, जो बांग्लादेश का पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर आप जियोपॉलिटिकल सेंस से इसको देखेंगे तो बांग्लादेश जो है ऐसी जगह पे है जहाँ से हम दोनों कंट्रीज़ को बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जो था वो ये नहीं चाहता था, इंडिया या चाइना दोनों नहीं चाहते थे कि उनके पड़ोसी राज्य जो हैं वेस्टर्न एलाई हो जाएं और वेस्टर्न कठपुतली, मतलब वेस्ट के इशारों पे वो अपने काम करें। ठीक है, तो किसी न किसी तरह मतलब कि चाइना के इंटरनल जो एजेंसी है और इंडिया का जो रॉ है, ठीक है, ये दोनों ने मिल के कुछ छोटी छोटी पार्टियों को एक किया और इनके खिलाफ, मतलब इलेक्शन में एज अ उसको फेयर दिखाने के लिए वहाँ पे उन पार्टीज़ को इकट्ठा करके खड़ा कर दिया। ठीक है, ये जनवरी के इलेक्शन की बात हो रही है अभी। तो उसमें जो है पहले ये यूएसए के द्वारा सोचा गया कि अगर कोई अपोजिशन पार्टीज़ ही नहीं होगी तो हम इसी को बेस बनवा के वहाँ पे जो है ये जो इलेक्शन हुआ है इसको ख़त्म करवा देंगे और शेख हसीना को उनके पद से हटवा देंगे। लेकिन ये इंडिया और चाइना ने मिलके इस चीज़ को फेल करवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अपोजिशन पार्टी को वहाँ पे खड़ा कर दिया, जिससे ये हुआ कि हाँ, एक पार्टी वहाँ पे पार्टीज़ भी थी अपोजिशन में, वो नहीं जीत पाई और ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। ठीक, लेकिन क्योंकि वो फेल हो गया और उसके बाद यूएसए का जो ये प्लान था वो एक तरह से फेल होता दिखा। उन्हें लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अचानक से जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 30% रिजर्वेशन की बात कही, 30% रिजर्वेशन की बात कही किसके लिए? उन सारे फैमिलीज जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जो 1971 वॉर में पार्टिसिपेट किए, ठीक है, उन सब को सिविल सर्विसेज में 30% का रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा।
ठीक है। अब ये रिजर्वेशन इसके पहले भी ये आ चुका था, लेकिन इस पे इस चीज़ पे पहले भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो चुका था। वापस से शेख हसीना जी ने ये लाया और इसी के बाद से शुरू होता है प्रोटेस्ट स्टूडेंट का। ठीक है, पहले ये ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होता है। मैटर तब और ख़राब हो जाता है जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इस रिज़र्वेशन के ख़िलाफ़, और इन्हीं स्टूडेंट पे अवामी लीग पार्टी, जो कि शेख हसीना जी की पार्टी है, अवामी लीग की जो पार्टी है, इसका जो स्टूडेंट विंग है, ठीक है, ये स्टूडेंट विंग जो है इन पे जो है अटैक कर देता है। और इन पे अटैक करने के बाद इनके कुछ लोग मारे जाते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। और जब ये मारे जाते हैं तो वहाँ से और ये प्रोटेस्ट गंभीर होना शुरू हो जाता है। पहले तो इनकी बस यही डिमांड थी कि ये रिज़र्वेशन को हटाया जाए। ठीक है भाई, धीरे धीरे जून से शुरू होता है और मतलब कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिज़र्वेशन के ख़िलाफ़ जो है लोग अब रोड पे आ जाते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस को शेख हसीना जी ने बंद कर दिया, ये सोच के कि अगर कॉलेजेस वगैरह बंद हो जाएंगे तो वहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो थोड़ा शांत होने की संभावना है। लेकिन वो शांत नहीं हुआ, वो और बढ़ गया, वहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, तो जुलाई के एंड में वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थी, ठीक है, जुलाई के एंड में जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ठीक है, ये रिजर्वेशन का बिल वापस ले लिया जाए सरकार के द्वारा। शेख हसीना जी ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि हाँ, ये वापस होना चाहिए। लेकिन ये सब होने के बाद भी उनका ये हुआ कि ठीक है, चलो स्टूडेंट के डिमांड जो थे कि ये रिजर्वेशन बिल जो है वापस लिया जाए, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या डिमांड किया कि जितने भी ये मतलब कि आर्मी पर्सनल के स्टूडेंट, मतलब उनके बच्चे वगैरह को जो भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये मिलिटेंट्स को जो 1971 वॉर में थे या उनसे रिलेटेड थे, वो सारे रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए। उन्होंने बोला कि सारे रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाए। अब उनका डिमांड जो है वो बढ़ रहा था, मतलब वो नई डिमांड ये कर रहे थे कि रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए इस चीज़ पे। जब ये भी चीज़ उनको लगी कि अच्छा ठीक है, अब देखिए इसके पीछे इनके ये डिमांड तो स्टूडेंट के चल रहे थे, लेकिन ये स्टूडेंट की आड़ में जो यहाँ की मेन अपोजिशन पार्टी थी वो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, और इसके पीछे चाइना और यूएस दोनों लगे हुए थे। मतलब ये दोनों चाह रहे थे कि शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है वहाँ से हट जाए। अब जब ये रिजर्वेशन पे भी मुद्दा ख़त्म हुआ तो अब उनकी जो लेटेस्ट डिमांड थी वो रेजिग्नेशन पे आ गई कि शेख हसीना रिज़ाइन करें। क्यों? क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम चला रही हैं डेमोक्रेसी की आड़ में। डेमोक्रेसी की आड़ में वो अथॉरिटेरियन रिजीम चला रही हैं, वो पूरी तरीके से डिक्टेटर की तरह रूल कर रही हैं और किसी को आगे आने नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसके पहले भी जब 1996 में, आई थिंक 1996 में जब उन्होंने पहली बार पीएम बनी वो, ठीक है, उसके पहले तो इंडिया में असाइलम थी ये, क्योंकि 1980s में जब ये हुआ था, अचानक से वॉर हुआ था, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश के फाउंडर थे, मतलब उनके फैमिली मेम्बर के साथ उन सब को मार दिया गया था। उसके बाद मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, जिसकी वजह से उनको अचानक से वो जर्मनी में थी उस टाइम पे, तो वहाँ से वो डायरेक्ट इंडिया में आके असाइलम ले ली थी। ठीक, लेकिन अब देखिए, अब जब ये स्टूडेंट ने ये डिमांड किया और उन्होंने अपने लास्ट प्रोटेस्ट को क्या बोला, लास्ट प्रोटेस्ट जो हमारा होगा वो मार्च टू ढाका होगा, मार्च टू ढाका जो कैपिटल है। सुबह के 9 बजे तक, कल सुबह 9 बजे तक सब कुछ ठीक था। 9 बजे के बाद अचानक से ढाका में बहुत ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इंटर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए कि मिलिट्री का भी कितना बड़ा रोल था। मिलिट्री भी 2 गुट में बट चुकी थी। एक जो ओल्ड, मतलब जो हायर ऑफिशियल्स थे,
मतलब उच्च लेवल पे जो थे वो सब शेख हसीना का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो जूनियर ऑफिशियल्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एंड देखिए कि जब ये इन लोग का हुजूम बहुत तेज़ी से आ गया ना, तो उन्होंने ये सब ने साफ मना कर दिया कि हम इस बार स्टूडेंट्स को नहीं रोकेंगे। मिलिट्री ही सपोर्ट करने से मना कर दी उनकी। ठीक है, अब मिलिट्री को अंदर से कौन ये निर्देश दिया, क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ये पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल टर्मोइल करने का रीज़न है। चाइना और यूएसए दोनों का पूरा हाथ है इसमें। ठीक है, एंड लास्ट में मिलिट्री ने क्या बोला, आपके पास सिर्फ 45 मिनट हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट है, 45 मिनट है। आप इन 45 मिनट्स में जल्दी से जल्दी अपना रेजिग्नेशन दीजिए और तुरंत के तुरंत जो है आप देश छोड़ के जाइए। ठीक है, ये जो है हुआ। ठीक, तो लास्ट में उनको क्या करना पड़ा कि रेजिग्नेशन देना पड़ा। वो तुरंत के तुरंत मतलब बिना अपना कुछ सामान वगैरह लिए वो वहाँ से गई। आपने देखा होगा कि किस तरह के जो वीडियोस थे वो सामने आ रहे थे। वहाँ पे पार्लियामेंट में घुस के, पीएम आवास में जाके लोग कैसी लूट कर रहे हैं, उनके कपड़े, बर्तन, सब कुछ, मतलब जो कुछ था पीएम हाउस में सब कुछ वहाँ से जो है ले लिया गया। एंड जो उसके बाद की लेटेस्ट न्यूज़ थी वो ये थी कि मिलिट्री ने क्या बोला, मिलिट्री ने बोला कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे और मिलिट्री रूल या इमरजेंसी रूल नहीं लेके आएंगे। वो प्रेसिडेंट के टच में हैं और प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अदर लीडर्स को इनवाइट करें। एंड इसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट लीड आई थी वो क्या थी कि जो मेन अपोजिशन लीडर थी वहाँ की, कौन थी वो, खालिदा जिया। खालिदा जिया ये भी विडो वाइफ हैं ज़ियाउर रहमान की। ठीक है, जो फाउंडर थे वहाँ पे। तो ये दोनों मतलब अपोजिशन में थी। ये एक बार पीएम भी रह चुकी हैं। ठीक है, एक बार ये पीएम भी रह चुकी हैं। एंड देखिए आपको इसके पीछे की कहानी बताएं अगर, तो जब शुरू में शेख हसीना वहाँ से गई, यहाँ से इंडिया से वहाँ पे गई 1990s में आई थिंक, तो ये और खालिदा जिया ने मिल के वहाँ पे अवामी लीग से इलेक्शन लड़ा। मतलब खालिदा जिया इनके सपोर्ट में थी, इलेक्शन लड़ी और शेख हसीना पहली बार पीएम बनती हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके बीच के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं। खालिदा जिया अपनी अलग पार्टी बना लेती हैं, शेख हसीना जो है अवामी लीग की मेंबर रहती हैं। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है, बेगम्स की लड़ाई शुरू होती है और यहीं से ये सब चला आ रहा है। अगर आपको मैं बताऊं कि खालिदा जिया के बारे में, तो खालिदा जिया जो है प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान है। मतलब इनका जो अभी तक का नेचर या जो इनके पॉलिसीज़ वगैरह रहते, एंड शी इज़ वेरी एंटी हिंदू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे खालिदा जिया का गवर्नमेंट बनता है या उनकी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, तो हमारे इंडिया के लिए क्यों ये दिक्कत की बात हो सकती है, पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, अगर इनकी गवर्नमेंट बनती है तो एक तो ये पहले से प्रो पाकिस्तानी है, प्रो चाइना है एंड एंटी हिंदू है। ठीक है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन आईएसआई से है, जो पाकिस्तान का आईएसआई है। इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान से एक फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है, यहाँ पे एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ के थ्रू। यहाँ पे म्यांमार का कू अलग चल रहा है। अगर इंडिया के, और इधर चाइना भी एंटी इंडिया है। अगर अब इधर से बांग्लादेश का भी यही रुख होता है कि बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप समझिए कि इंडिया के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ कितनी बढ़ जाएंगी। इंडिया के तीनों चारों तरफ से अटैक्स मतलब होने की पॉसिबिलिटी या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनी रहेंगी, जिससे बहुत ज़्यादा इंडिया में ऐसी स्थिति आ सकती है कि यहाँ पे भी बहुत हद से टेररिज्म बढ़ सकता है।
ठीक है। एक टाइम था जब इनकी गवर्नमेंट थी खालिदा जिया की, तो उस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे थे, बांग्लादेशी टेररिस्ट बहुत ज़्यादा इंडिया में घुस रहे थे, पाकिस्तान प्रो थे क्योंकि, तो दोनों साइड से ये दोनों लगे हुए थे, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं रिलेटेड टू देयर सिक्योरिटी। ठीक है। एंड क्योंकि अभी ये अनरेस्ट हुआ है, तो बांग्लादेश जो है इंडिया का सबसे भरोसेमंद नेबर था अभी तक। ठीक है। क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, तो शेख हसीना से इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के साथ और इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अब जो है, अब ये दिक्कतें इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट दूसरी हो जाएगी, उनके जो फिलॉसफीज़ हैं, पार्टी की फ़िलॉसफी जो होती है वो अलग है, इंडिया के अगेंस्ट में है। ठीक। इस वजह से जो है इंडिया को अब दिक्कतें और देखनी पड़ जाएंगी। एंड इसके साथ जो ये साउथ ईस्ट एशिया में ये दिक्कत हो रही है, पूरा ये अनरेस्ट हुआ है बीच टाइम पे, ये जो है बहुत दिक्कत करने वाला है पूरे इस रीजन को। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे तख्ता पलट में यूएस चाइना का भी हाथ है, थोड़ा बहुत वहाँ की गवर्नमेंट की भी गलती है। गवर्नमेंट की गलती ऐसे क्योंकि उन्होंने हर तरह से अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की, पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक सिस्टम लाने की उन्होंने सोची, अथॉरिटेरियन रजीम उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली थी अपनी। ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये बिसात बैठा हुआ है। अब देखना ये है कि क्योंकि वो जो है एजाइलम जो है लंदन की तरफ चली गई हैं, दिल्ली उन्होंने न्यू दिल्ली आई वो हिंडन एयरबेस में, जहाँ पे एनएसए अजीत डोभाल साहब ने उनसे मुलाकात की। अजीत डोभाल साहब से उनकी मुलाकात के बाद वो जो है लंदन के लिए निकल गई हैं, वहाँ पे वो पॉलिटिकल एजाइलम लेंगी इस बार। तो अब आगे देखना होगा कि क्या होता है, गवर्नमेंट किसकी फॉर्म होती है, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ के अपोजिशन लीडर को रिहा कर दिया गया है, सारी जितने भी अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर थे उन सब को रिहा कर दिया गया है। तो अब देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट फॉर्म होती है और क्या उनके नए तरीके से क्या कुछ नया देखने को मिलता है या क्या नई चीज़ें वहाँ पे होती हैं। ठीक है। फिलहाल अभी तक इतनी न्यूज़ जो हैं अभी चल रहे हैं, आगे देखिए कि आगे क्या होता है। ओके। ठीक है। अब आगे और कुछ न्यूज़ पे हम ध्यान दे देते हैं। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा दिल्ली का, उसके पास ये पावर है, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अथॉरिटी एक एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है, तो उनके पास पावर है कि वहाँ का जो एलजी होगा वो 10 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है इन सिविक बॉडीज़। सिविक बॉडी का क्या मतलब है कि वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी की बॉडी है। अभी तक आप जो वहाँ पे गवर्नमेंट है, आप पार्टी की जो गवर्नमेंट है, वो ये कह रहे थे कि वो ये अनडेमोक्रेटिक चीज़ है, यहाँ पे ऐसी कोई पावर की चीज़ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बताया कि नहीं, ये एलजी का जो एक्ट था, उस एक्ट के अंतर्गत जो है इनके पास ये पावर होती है और ये अपॉइंट कर सकते हैं वहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है। ओके, आगे आइए, नेक्स्ट हम देखते हैं। द इश्यू ऑफ इंस्टीट्यूशनल वायलेंस एंड एड्रेसिंग इट। ठीक है। इसको लिखा किसने? मातंगी स्वामीनाथन ने। सी इज़ अ फाउंडर ऑफ पैरिटी लैब, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फेमिनिस्ट एक्सेलेरेटर फॉर सर्वाइवर लेड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है। ये इनका एक एनजीओ टाइप का चलता है, सिविल बॉडी है, जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस या किसी प्रकार के भी वायलेंस को फेस किए रहती हैं महिलाएं, तो उनका एक ये ग्रुप है जो ये चलाती हैं। ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारी सोसाइटी में हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बताया है कि कैसे हम झेलते हैं और कैसी यहाँ की जुडिशरी और कैसी यहाँ की पुलिस सिस्टम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और आवाज़ को दबाने के लिए। ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत ही डाइकोटोमी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे 642 मिलियन वोटर्स हैं, 642 मिलियन वोटर्स एंड मोर देन हाफ ऑफ हुम वर फीमेल, मतलब कि इसमें से आधा जो है फीमेल है। एंड येट इन अ कंट्री वेयर 90 रेप्स आर रिपोर्टेड एवरी डे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया में एवरी डे कहीं ना कहीं 90 रेप्स होते हैं। एंड वेरी फ्यू एमंग द टू
2823 कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर इलेक्शन, लगभग 2823 कैंडिडेट इस बार इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए थे इलेक्शन के लिए। इसमें से किसी के भी इलेक्टोरल एजेंडा में वुमेन सेफ्टी की बात नहीं की गई थी। इन्होंने कैसे इस चीज़ को दिखाया है कि 642 मिलियन वोटर्स हैं, जिसमें कि आधा महिलाएं हैं, और लगभग 2823 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए, और जबकि इस समय का डेली रेट 90 रेप्स पर डे हो रहे हैं हमारे इंडिया में, तब भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो नेता है या यहाँ के सिटीजन्स ने ना ही इस चीज़ की डिमांड की, ना ही वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा में इस चीज़ को उन्होंने लिखा कि वो वुमेन सेफ्टी के लिए कितना काम करेंगे। ठीक है, इन्होंने एक और चीज़ बताई कि नियरली 50% ऑफ वुमेन फेस डोमेस्टिक वायलेंस एंड 2 out of 3 दलित वुमेन फेस सेक्सुअल वायलेंस इन देयर लाइफ टाइम। 2 out of 3 दलित वुमेन फेस सेक्सुअल वायलेंस इन देयर लाइफ टाइम। आप सोच रहे कितना ज़्यादा ये बढ़ा हुआ चीज़ है। ठीक है, एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है यहाँ पे बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। करीबन इस पे 200+ आवर्स इंटरव्यू हो चुके हैं, पॉडकास्ट हो चुका है, डिस्कशंस हो चुके हैं, और ये सारी चीज़ें देखी गई हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। जेंडर जैसे वुमेन्स के खिलाफ यहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा है अभी भी। क्यों यहाँ पे ऐसा है? उन्होंने एक मतलब की रिपोर्ट बताई जो कि 2019 में बाई जे पाल ग्लोबल पॉलिसी थिंक टैंक ने पब्लिश किया था। उन्होंने बोला कि इंडिया में लगभग 39% जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जब भी जेंडर बेस्ड वायलेंस का कंप्लेन उनके यहाँ पे जाता है तो वो यूजुअली बेसलेस होते हैं, वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने बताया कि विद अ ब्रूटल पॉलिसी सिस्टम, अ डिकेड लॉन्ग ट्रॉमेटिक जुडिशियल सिस्टम एंड नो होप ऑफ जस्टिस, अ विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस इज मेंटेन्ड। क्योंकि यहाँ का जुडिशियल सिस्टम और पुलिस सिस्टम दोनों एकदम बेकार हो चुका है, इसी वजह से ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, और वो महिलाएं ऐसे ही उत्पीड़न को देखती रहती हैं, फेस करती रहती हैं, और उनको उनके अंदर बोलने की हिम्मत भी नहीं आ पाती है। कुछ के अंदर अगर बोलने की हिम्मत आती भी है, कुछ अगर बोलने को तैयार भी होती हैं वहाँ पे, तो ये उन सब को शांत करा दिया जाता है। उन्होंने एक ऐसी ही प्रैक्टिकल घटना को उन्होंने यहाँ पे बताया कि कैसे यहाँ पे पुलिस सिस्टम जो है काम करती है, और कैसे यहाँ पे वो मतलब कि उनको भड़काते हैं कि आप कंप्लेन ना करिए या ऐसा कुछ। ठीक है, वो बताते हैं कि बुंदेलखंड ट्रेन्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल और पुलिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट वुमेन सेंट्रिक एंड सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोसेसेस इतने लो हैं कि वहाँ पे पुलिस वगैरह को बिल्कुल भी मतलब एक तरह से ना हमदर्दी ही नहीं होती है ऐसे लोगों के लिए। वो वहाँ पे कंप्लेन लेके जा रहे हैं। इंडिया की ही बात अगर करें तो कंप्लेन जैसे ही जाता है, कर्नाटका का कंप्लेन था, एक बार ऐसे ही हुआ था कि कोई ऐसा केस आया था जहाँ पे कर्नाटका की सर्वाइवर वो बेंगलुरु आती है, बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में जाती है, तो बेंगलुरु पुलिस स्टेशन जो है ये कहती है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं, फिर उनको अलग अलग थानों में दौड़ाती है और उनका कंप्लेन कोई नहीं लिखता है। तो जहाँ ऐसे पुलिस सिस्टम है, जहाँ ऐसी डिमोटिवेटेड टाइप की पुलिस सिस्टम है, तो वो आप सोचिए कि कोई कितना हिम्मत करके वहाँ पे पहुँच रहा है, अपनी चीज़ें बता रहा है, और आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, आप उसकी कंप्लेन तक लिखने को तैयार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कैसा हमारा सिस्टम जो है आज भी कितना बेकार है। ठीक है, एंड देखिए मतलब कि उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन बताया है कि कैसे यहाँ पे इस चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि मतलब कि कुछ ऐसे सिविक बॉडीज़ हैं, कुछ ऐसे एनजीओज़ हैं जो कि ट्रेनिंग शुरू किए हुए हैं। किस चीज़ के लिए ट्रेनिंग? कि जो कोई भी ये सर्वाइवर्स होते हैं कि कैसे हम जिस पुलिस सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम दोनों को और पूरी सोसाइटी की यहाँ पे वो बात कर रही हैं कि कैसे हम पूरी सोसाइटी को एक अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये अप्रोच से वो वुमेन सेंट्रिक अप्रोच हो, वो एक हमदर्दी भरा अप्रोच हो, उनको फील हो कि हाँ जैसे वो उनके घर की घटनाएं हैं। आप कभी भी ऐसे जुडिशियल डिसीजंस ले रहे हो, या आपके पास कभी भी ऐसा कोई कंप्लेन आया हो, या आप नॉर्मल कॉमन सिटीजन हैं, आप ऐसा कुछ होते हुए देख रहे हैं, तो आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों को वो जो है सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे हम
उन्होंने जो ट्रॉमा फेस किया है, उस ट्रॉमा को कैसे हम वहाँ पे उनको हैंडल करें, कैसे हम उस ट्रॉमा को डील करें और कैसे उनको अच्छा फील कराएं और सेफ फील कराएं अपने कंट्री में। ठीक है, इसी पे इन्होंने बोला कि गेटिंग जस्टिस इन इंडिया कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इनजस्टिस। मतलब अगर आपको जस्टिस चाहिए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इनजस्टिस से गुजरना पड़ता है, अलग अलग जगह आपको इनजस्टिस देखने को मिलेगा और तब जाके अंतिम में कहीं आपको जस्टिस मिलता है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि देखिए वोटर्स और पॉलिटिशियंस के पास ये पावर है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को वो सुधार सकते हैं। हमारी सोसाइटी ही एक वो चीज़ है जिसके लिए ये सब कुछ बनाया गया है। अगर हम सोसाइटी के थिंकिंग को, सोसाइटी के देखने के तरीक़ों को, हम उनकी सोच को अगर बदलने की कोशिश करें तो हम बहुत हद तक अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। देखिए इन सब में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, एथिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है, फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपकी फैमिली, जैसे अगर आप लोग बैठे हुए हैं तो अगर ऐसे डिस्कशंस हो रहे हैं, वहाँ के जो गार्जियंस हैं अपने बच्चों को ऐसी सीख दे रहे हैं, शुरुआत से ही उनको बता रहे हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी उनकी ऐसी चीज़ों को कभी सपोर्ट ना करना कि वो जो है एकदम गलत होना। जैसे अभी पुणे पोर्शे केस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बच्चा जो है दारू पी के 2 कपल्स को जो है गाड़ी से उड़ा देता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि हाँ ये गलत है चीज़, तब भी वो उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें बदलने की ज़रूरत है, हमें स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली सोसाइटी है, वो कम से कम सही हो सके। वहाँ पे वुमेन्स को एक सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके, उनको भी लगे कि हाँ यहाँ पे सेफ है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की, ये आप GS1 से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। ठीक है, सोसाइटी से आप डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है, तो इन सब से डायरेक्ट आप लिंक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक और आर्टिकल आज का आता है कि पावरिंग इंडियाज़ फ्यूचर। आप लोग को पता होगा कि 2070 में इंडिया का जो NDC है, उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो ज़ीरो कार्बन जो है लाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 7th बजट के स्पीच में उन्होंने बोला कि शी अनाउंस दैट द टू मेजर इंडिकेटिंग इंडियाज़ कमिटमेंट टू इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, दीज मेजर्स इंक्लूड डेवलपिंग पॉलिसीज़ ऑन पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। कुछ दिन पहले पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पे जो है आर्टिकल भी आया था, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है। एंड एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज टू सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, उन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये हमारी NDA गवर्नमेंट है वो एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन क्योंकि एक हम डेवलपिंग नेशन है, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इस बार जो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स थे, बहुत बेकार गर्मी पड़ी इस बार, एंड वो बहुत ही बेजोड़ गर्मी थी, जिसकी वजह से पावर का जो डिमांड था वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ये जो पावर का डिमांड बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये जो डिमांड है इसको भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, उन्होंने बताया कि 97% ऑफ द हाउस होल्ड वर इलेक्ट्रीफाइड इन 2020, कि NDA गवर्नमेंट आने के बाद 2020 तक करीबन 97% घरों को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था। रिन्यूएबल एनर्जी को 5 गुना बढ़ाया गया, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थी इंडिया की वो 5 गुना बढ़ाई गई। एंड देयर वर 40% ड्रॉप इन एग्रीगेट लॉसेस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो डिस्कॉम है अलग अलग, उनमें लगभग 40, जो ये हमेशा घाटे में चलते थे, ऐसा हुआ पहली बार कि 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने अपने घाटे को करीबन 40% कम किया अबाउट। ठीक है, एंड ऑल टाइम लो, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनका जो लॉस था वो 15% पे आया है इस बार। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पावर सेक्टर को और स्ट्रेंथन करें और मजबूत करें। हम जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको और बढ़ाएं। पम्प्ड स्टोरेज जो फैसिलिटी है हमारी, उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है।
एंड उसके साथ साथ में कोल का जो डिमांड है उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखिए, इन अभी जैसे हाल ही में डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है, स्मार्ट मीटर हर जगह लगभग लग गया, 98% लगभग मीटर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है हर जगह। सबसे ज़्यादा बिहार और आसाम में ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि उनके प्रिवेसी, उनके पर्सनल डाटा को हमें सेफ़ रखना है। ठीक है, एंड इसको सेफ़ रखते हुए हमें अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो हम ये डिजिटाइजेशन ला रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम ये जो पावर इन सेक्टर का यूसेज है इसको हमें और बढ़ाना होगा, ताकि हम मतलब कि एक ये ना रहे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी डिमांड है, क्योंकि वो देखिए हर साल 6% से 9% एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, मतलब कि और पावर चाहिए यहाँ पे हर साल, तो हमें उस हिसाब से अपने पावर कैपेसिटी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब कि हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी पे भी, इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फोकस किया जा रहा है, एंड फोकस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको एनडीसी के टारगेट को अचीव करना है, 2070 या 2030 के टारगेट को अचीव करना है, तो आपको और ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटीज़ को अपने बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ खास आर्टिकल्स जो थी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी। ठीक है, और ऐसा कुछ खास आर्टिकल था नहीं आज के पेपर में जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड था। बाकी सब कुछ मतलब इर्द गिर्द बांग्लादेश पे ही घूम रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, करंट अफेयर ध्यान से देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा पीसीएस का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, 27 अक्टूबर को है। वो भी बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं। और अगर आप 2025 के प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये 6 महीने आपका डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं 2025 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के लिए धन्यवाद, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।